नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो क्लास आपको कराई जाती है ये आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप कोई वनडे एग्जाम देते हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो, पीसीएस आरओ का, ये सब एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते। हर दिन आपको प्रॉपर सभी क्लासेस को आपको देखना है, बस ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हो गई 10 अगस्त, 5 दिन के बाद आपका 15 अगस्त आ जाएगा, ठीक है। समय एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा निकल रहा है और आप अपनी पढ़ाई को किस प्रकार कर रहे हैं आप इसको थोड़ा सा नोटिस करने का प्रयास कृपया करके जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत लेट हो जाएगा पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज आपके लिए जो है नई हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आरोग्यम टेस्ट बैच या टेस्ट सीरीज से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और जो हमारी एचयू की जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया है। सीधे मुझसे बातचीत करनी होगी तो आप इस दिए गए नंबर पर आप सीधे संपर्क मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आइए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिकोड एग्जाम पर हमारा एचयू का प्रॉपर बैच चल रहा है, आप इसको भी शुरू कर सकते हैं। एचयू की कुछ पेंडिंग क्लास हमारी थी जो कि मैं डेली करा रहा था, उसको जो है संभवतः मैं कल या परसों से उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक। चलिए, आइए, राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, गोवर्धन योजना, संभवतः आप लोगों ने सुना होगा। ये अभी हाल ही में ये चर्चाओं में रहा है, ठीक है। इंडियाज नेशनल यूनिफाइड स्कीम फॉर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। बायोगैस के बारे में आप जानते होंगे। वैसे भी आजकल सरकार, मैंने कई बार कहा कि सरकार लगातार जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उन पर सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में ये योजना आपके लिए क्या हो जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि अभी हाल ही में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या काम किया है, इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना अर्थात गोवर्धन, यानी कि नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, यानी कि गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन को मंजूरी अभी हाल ही प्रदान कर दी है। और ये जो पॉलिसी है ये भारत की आपकी क्लीन एनर्जी अर्थात जो स्वच्छ ऊर्जा होती है, तो स्वच्छ ऊर्जा और साथ साथ में नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में रणनीतिक कदम है। यानी कि अगर आप कहेंगे ये जो अभी हाल ही में जो गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है, इसके दो बड़े फायदे हैं। कौन कौन से? एक, क्लीन एनर्जी। क्या क्लीन एनर्जी? CLEAN, क्लीन एनर्जी, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जो हमारा एक तरीके से नेट जीरो का लक्ष्य है, क्या, जो नेट जीरो का लक्ष्य है, हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ हम भी आगे कदम बढ़ा पाएंगे और नेट जीरो का लक्ष्य जो हमने कब तक का रखा है, 2070 तक रखा है, हम इसको भी प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात 2070 में हम जितना कार्बन का एमिशन करेंगे, हम उतने कार्बन को हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करवा लेंगे। यानी कि टोटल वैल्यू से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाएगा तो कोई भी कार्बन हम नहीं जो है उत्सर्जित कर पाएंगे। तो ये लक्ष्य, इसका एक बड़ा बेनिफिट होगा और हम कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षेत्र में क्या हो पाएंगे, एक तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर भी हो पाएंगे। ये भी अपने आप में क्या है, एक बड़ी बात हो जाएगी जो कि आपको यहां पर समझना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जैविक अपशिष्ट का उपयोग करके चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था सर्कुलर बायो इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देना है। यानी कि जो भी आप बायो वेस्ट देखते होंगे, अब जैविक वेस्ट के रूप में, जैविक जिसमें जीवन होता है, इसमें पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु, जो भी वेस्टेज होगा आपका, उन वेस्टेज का उपयोग करके कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, सर्कुलर बायो इकोनॉमी, अर्थात जब कोई पदार्थ, जब कोई चीज खराब हो जाती है तो खराब होने के बाद हम उसका इस्तेमाल बायोगैस के रूप में करेंगे। तो ये अपनी अपनी सर्कुलर इकोनॉमी होती है, यानी कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है कि एक प्रोडक्ट बना, फिर उसको हमने रिसाइकिल करते हैं, कोई दूसरा अन्य प्रोडक्ट बना दिया, तो वो साइकिल अपने आप पे घूमती रहती है। दैट्स कॉल्ड चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। सर्कुलर इकोनॉमी अपने आप में या सर्कुलर बायो इकोनॉमी अपने आप में इस पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है। एक है सर्कुलर इकोनॉमी, एक है सर्कुलर बायो इकोनॉमी, ठीक है। इसमें जो कुल बजट जो दिया गया है वो 23,731 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। 2026-27 से लेकर के 2035-36 यानी कि 10 साल तक के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। ये दोनों फैक्ट अपने आप पे क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, नोट कर लेना है, ठीक है।
बाकी इस योजना के माध्यम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रारंभिक लक्ष्य क्या है इसका? पहला लक्ष्य यह है कि घरेलू स्तर पर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को वर्तमान स्तर से लगभग 10 गुना बढ़ावा देना है, यानी कि वर्तमान में जो हम उत्सर्जित कर रहे हैं इससे गैस, इससे उसको 10 गुना बढ़ाना है। मुख्य उद्देश्य क्या लाभ है इसका? संसाधन पुनर्चक्रण, यानी कि कृषि अवशेष जो भी आपके एग्रीकल्चर रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है, पशु गोबर होता है, गन्ने का अपशिष्ट होता है, और नगर पालिका के जैविक कचरे जो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, इसी को क्या करेंगे, इसी को हम लोग स्वच्छ इंजन में अर्थात क्लीन एनर्जी में हम इसको स्वच्छ ईंधन अर्थात मतलब जो जलाने वाला जो पदार्थ होगा उसमें हम क्या करेंगे, कर पाएंगे, जैविक खाद के रूप में हम इसको बदल पाएंगे अपने आप पे। ठीक है, तो ये बड़ा बेनिफिट है। यहां पर भी वही बात कह रहा था आपसे, कहां पर देखो, हाँ ठीक है, चलिए और इससे क्या होगा, इससे निश्चित तौर पर किसानों और पशुपालकों के लिए अतिरिक्त जो है आय का स्रोत बन जाएगा। भाई इन्हीं से सारा वेस्ट लेंगे और इसी को हम बायोगैस के रूप में प्रयोग करेंगे तो इन किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां और प्रोत्साहन तंत्र इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को घटाना रहेगा। ठीक है, अब इसी में जो है असम में NH-15 4 लेन राजमार्ग परियोजना भी चर्चा में रहा है, इसको अलग इसी में मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक 2 का अपने पास में मैटर आ गया है। ये एक अलग न्यूज था लेकिन मैंने इसी में इसको मेंशन कर दिया था, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। टॉपिक 2 है अपने आप में। असम में NH-15 4 लेन राजमार्ग परियोजना को मंजूरी भी मिल गई है, तो ये आप एक बार देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें रही हैं। ये यहाँ पर सारी पॉइंट हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए आइए अब राष्ट्रीय चक्रीय जो आपकी जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके सामने 1, 2 और ये बाकी ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। फटाफट आपको बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई बताओ इसका एग्जैक्टली जो आंसर वो क्या हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ओनली 1 हो जाएगा। ये 10 गुना बढ़ाना है, ये रॉन्ग है अपने आप पे। ठीक है, 5 नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये देखो लिखा है ना कि इसके उत्पादन को लगभग 10 गुना करना है, 5 गुना नहीं, 5 से ज्यादा 10 गुना। चलो, भारत का मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम अग्नि-4, अग्नि-1 और कुश एयर डिफेंस सिस्टम अभी चर्चा में रहा है। भारत ने अपनी सामरिक यानी कि स्ट्रैटेजिक प्रतिरोधक क्षमता यानी कि स्ट्रैटेजिक जो है डिटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के उद्देश्य से उड़ीसा के तट से अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण संपन्न किया है। यह परीक्षण दरअसल देश की सामरिक मिसाइल क्षमताओं के निरंतर विकास और परिचालन तत्परता को क्या करता है, रेखांकित करने का प्रयास करता है अपने आप में। दैट मीन्स कि अगर हम अग्नि-4 मिसाइल की विशेषताओं की अर्थात इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, यह है अपने आप में। एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण का संचालन और पर्यवेक्षण कौन कर रहा है, सामरिक बल कमान अर्थात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC के तत्वाधान में किया गया है। अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसके हम सामरिक महत्व की बात करते हैं, तो यह मिसाइल दरअसल भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारक, ठीक है, नीति को मजबूती प्रदान करती है और नियमित उपयोगकर्ता परीक्षणों से मिसाइल प्रणाली की परिचालन विश्वसनीयता और युद्ध तैयारी क्या करती है, सिद्ध होती है इससे। तो ये अपने आप में हमारे लिए स्ट्रैटेजिक रूप से इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अन्य सफल परीक्षण भी अभी हाल में किया गया, जैसे अग्नि-1 का किया गया है। स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अपने आप में। परीक्षण तिथि स्थान क्या है इसका, 22 मई को उड़ीसा के चांदीपुर से सामरिक बल कमान की देखरेख में सफल परीक्षण किया गया है। यह अग्नि श्रृंखला की पहली मिसाइल है जो कम दूरी तक सटीक मार क्षमता प्रदान करती है। कुछ मिसाइल प्रणाली, ये सब मैंने कराया हुआ, आपको याद होगा तो, है ना। ये क्या है, ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। विकासकर्ता कौन है इसका, DRDO है। बड़ा इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल इसको स्किप नहीं कीजिएगा। कहां पर इसका परीक्षण किया गया है,
इसका परीक्षण किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि उड़ीसा में है आपके। यह प्रणाली भारत की वायु रक्षा क्षमता को अधिक क्या करेगी, और अधिक ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंचाएगी। तो जब भी ऐसी कोई चीजें आए तो इसी प्रकार आपको तैयार करना है कि किस प्रकार की मिसाइल है, इसको किसने डेवलप किया है, कहां से इसको परीक्षण किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस फ्रेम के आधार पर जब भी किसी मिसाइल आदि का परीक्षण किया जाता है तो इसी फ्रेम के आधार पर आपको चीजों को रेडी करना रहता है कि हम क्यों, हाँ, इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। हाल ही में चर्चा में रही कुछ मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। बी, मतलब कि ये सरफेस टू एयर को मार करेगी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मार करेगी। ठीक है, डीप फेक और एआई जनित सामग्री से निपटने हेतु नियामक ढांचा। आप जानते होंगे आजकल जो है डीप फेक जो वीडियोज होते हैं, है ना, इनका एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है अपने आप में। एआई जनरेटेड जो मटेरियल होता है यह भी बहुत खतरनाक होता है और कहीं ना कहीं इससे समाज को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जाता है। आपके फोटो को लगा करके, आपके वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करके कुछ भी कर दिया जाता है और लगता है ये तो हूबहू वही चीज है अपने आप में। बहुत खतरनाक जो इसकी एडिटिंग की जाती है और मार्केट में इसको परोस दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीजों पर निपटना दरअसल सरकार की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। अगर हम आज इससे नहीं निपटेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को दिग्भ्रमित कर देगा। और डीप फेक वीडियो और बाकी इन चीजों का इस्तेमाल आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इलेक्शंस में, हमारे चुनाव में इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी नेता को गलत शब्दों के माध्यम से हम परोस देते हैं, भ्रामक जानकारियां जो समाज में जाती हैं, तो लोकतंत्र की जो मजबूती है ना वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। यानी कि डीप फेक वीडियो और एआई जनरेटेड मटेरियल के माध्यम से हम लोकतंत्र को जो है मजबूत करने के बजाय हम उसको क्या कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसको हम गिरता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अनवांटेड मटेरियल इससे जो है सोशल साइट्स पर जो है अपलोड किए जाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर निगरानी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए एक जो है अभी हाल ही में एक क्या किया गया है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जो है अभी बात की जा रही है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित डीप फेक और अन्य सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल सामग्रियों से उत्पन्न होने वाले साइबर जो क्राइम्स होते हैं, जो डेंजरस होते हैं, दुष्प्रचार तथा निजता के उल्लंघन से निपटने के लिए भारत के डिजिटल नियामक ढांचे को अत्यधिक सख्त बना दिया है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों में नए संशोधन किए गए हैं और भारतीय कानून के विभिन्न स्तंभों को एकीकृत रूप से लागू किया जा रहा है। यानी कि अब इस प्रकार की सामग्री को लेकर जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेबलिंग और वाटर मार्किंग अनिवार्य। सभी प्लेटफॉर्म के लिए एआई जनरेट सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग करना और उसकी पहचान के लिए पता लगाने योग्य मेटा डेटा को शामिल करने को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, सामग्री हटाने की समय सीमा में भारी कटौती। किसी भी अवैध, भ्रामक या अश्लील सामग्री लिंक को हटाने की समय सीमा को पूर्व के 36 घंटे से घटा करके मात्र 3 घंटे कर दिया गया है। यानी कि अगर ऐसा कोई भी सामग्री अगर आपको लगता है कि किसी भी सोशल साइट्स पर प्रेजेंट है तो उस सोशल साइट को पहले 36 घंटे के अंदर रिमूव करने का प्रावधान था। अब इस 36 घंटे के टाइम को माइनस करके कितना कर दिया गया, ओनली और ओनली 3 आवर। 3 घंटे के अंदर उस मटेरियल को आपको अपनी वेबसाइट या अपनी सोशल साइट जो भी होगा, जहां सा भी होगा, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। ये सरकार ने इसको रेगुलेट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए सरकार या न्यायालय का आदेश जो है पारित होना मस्ट होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000 के तहत कानूनी प्रावधान क्या क्या है। साइबर अपराध व निजता का उल्लंघन करने पर क्या होगा। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, पहचान की चोरी, ठीक है, प्रतिरूपण और निजता के उल्लंघन पर सख्त दंडात्मक प्रावधान किया गया है। इसमें असली सामग्री पर रोक, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण पर कानूनी कार्रवाई। हालांकि इस पर हो नहीं पा रहा है। आप अभी वेबसाइट पर, अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से बहुत गंदी गंदी चीप जो है वेबसाइट और एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं आपके इंडिया में, जिसके माध्यम से बहुत ज्यादा अश्लील सामग्रियां जो है परोसी जा रही है। और इस पूरे धंधे में लड़कियों का एक बहुत बड़ा जो है स्तर आपको दिखाई देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो वीडियो कॉल के माध्यम से, ठीक है, मैसेजिंग के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म का कितना बुरा हाल है आप देख ही पा रहे होंगे। इसी में कोकू टीवी है, उल्लू टीवी है,
ये सब 18+ और बहुत ही घटिया सामग्री परोसती हैं, जहां पर देश के युवाओं को बर्बाद करने का कार्य किया जाता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार आंख बंद किए हुए है, सरकार को निगरानी नहीं है, भगवान जाने क्या है। लेकिन ऐसे अश्लील और ऐसी घटिया सामग्री को देश में तुरंत बैन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे युवा क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अब आप जाके सर्च मत करने लग जाना, ठीक है ना, घटिया चीजों को नहीं सर्च करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 69A क्या कहता है? सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में आपत्तिजनक सामग्री या लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने की शक्ति देती है। कौन सी? धारा 69A। अब ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारा 79 क्या कह रहा है? मध्यवर्ती संस्थाओं, ठीक है, के सुरक्षित बंदर मतलब कि सेफ हार्बर स्ट्रक्चर को तभी लागू रखती है जब वे अवैध सामग्री को निर्धारित समय सीमा में हटाने का निर्देश के पालन करें। इसका भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कई सारी प्रासंगिक धाराएं हैं, जैसे कि धारा 319 क्या कहती है कि प्रतिरूपण के माध्यम से की गई धोखाधड़ी के लिए दंड। धारा 336 क्या कहती है? धोखाधड़ी करने तथा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पर कार्रवाई, ठीक है। धारा 353 क्या कह रहा है? अफवाहों, भ्रामक बयानों और फर्जी रिपोर्टों के माध्यम से जन असंतोष का दुष्प्रचार फैलाने पर रोक करना। धारा 111 क्या कहती है? संगठित साइबर अपराध, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम होता है उसे निपटने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान। आप एग्जाम में संगठित अपराध पर, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इस पर खूब सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपकी पेपर जीएस पेपर 3 अगर पीसीएस की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे, तो उसमें साइबर क्राइम अपने आप पे और संगठित साइबर क्राइम अपने आप पे एक टॉपिक है। तो ये धाराएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो बीएनएस अभी जो हाल ही में जो परिवर्तन किया गया था, ये बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ये धाराएं हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, कभी कुछ ऐसा लगे आपको तो इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कम से कम प्रमुख धाराओं, प्रमुख नियमों, कानूनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं पता होगा तो आप फिर गलती कर जाएंगे। इसके लिए बताइए भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी धारा 69A हो जाएगा। AAHF जूनियर एशिया कप 2026 हेतु भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा, ठीक है। तो अभी इस पर चर्चा भी हुई थी हाल ही में। हॉकी इंडिया ने एशियाई हॉकी महासंघ यानी कि AHF के तत्वाधान में आयोजित होने वाले AAHF महिला जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम, ठीक है, जिसमें से 2 को रिजर्व रखा गया, बैकअप रखा गया, की घोषणा कर दी है। और ये जो टूर्नामेंट होने वाला है ये कहां पर होगा भाई? ये होगा आपके चीन अर्थात चाइना में होगा, ठीक है। पूछ सकता है। और इसी के लिए जो है हमारे खिलाड़ियों की सूची जो है अभी हाल ही में जारी कर दी गई। किसके द्वारा? एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा सूची जारी कर दी गई। भैया चीन में होने वाले इस एशिया कप में कौन कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, उन खिलाड़ियों के नाम अभी हम देखेंगे। टूर्नामेंट का नाम क्या है? AHF जूनियर एशिया कप 2026। कहां पर होगा? ये चीन में होगा। कब से कब तक होगा? 30 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2026 तक होगा। टीम की संरचना की बात करते हैं तो 18 मुख्य खिलाड़ी होंगे और 2 को हमने वैकल्पिक रखा है कि अगर किसी को चोट चाट लग गई तो 2 रहेंगे। कप्तान खाइदीन सलेमा चानू रहेंगे मिडफील्डर के रूप में। मुख्य कोच कौन रहेंगे? टिम वाइट रहेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना डिटेल्स में हमने इसको अच्छे से मेंशन कर दिया है इस कप के बारे में। टीम का विस्तृत अगर हम वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें जो गोलकीपर होंगे कौन होंगे? निधि एंगिल वर्षा हर्षा रानी मिंज। डिफेंडर के रूप में पूजा साहू, सुप्रिया, पूजा मलिक, पवित्री टोपनो, मधु। मिडफील्डर के रूप में खाइदेम सिला इमा चानू जो कि कप्तान रहेंगे, तनुजा टोप्पो, बिनिमा धन, रोशनी आय और गीता यादव। फॉरवर्ड ये देखो सबके नाम यहां पर लिखा हुआ है। और वैकल्पिक के रूप में जो 2 अलग रहेंगे उनमें है एक लाल बियाकिस्यामी और तनुश्री दिनेश कड़ू। तो ये आप देख पा रहे होंगे कितने खिलाड़ियों को हमने इस प्रकार से वर्गीकृत किया है यहां पर, ठीक है। तो अब आप बताओ कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। हाल ही में घोषित भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? बताइए भाई साहब, जल्दी बताओ मुख्य कोच कौन है? अभी देखो हमने आपको बताया था टिम वाइट, ठीक है। तो अब देखो विकल्प में है कि नहीं है भाई साहब? है टिम वाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। बस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र उद्योग हेतु नीतिगत पहलें। आप जानते हो कि हर साल जो है
7 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है। यह दिवस 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने स्वदेशी उत्पादों और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया था। आप जानते होंगे 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो साझा करके भी इस पर चर्चा की थी। ठीक है, भारत की समृद्ध बुनाई परंपराओं का उत्सव मनाना तथा हथकरघा बुनकरों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को मान्यता प्रदान करता है अपने आप पे। और आप जानते हो सरकार इस पर खूब तेजी के साथ काम कर रही है। अगर बुनकरों के लिए हम कुछ अगर उनके हम सोशल लाइफ के लिए अगर हम कुछ योजनाओं की बात करते हैं तो उनके लिए एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें पात्रता 18 से 50 साल की होती है। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का वार्षिक नवीकरणीय जीवन बीमा संरक्षण मिलता है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष इसकी आयु है। आकस्मिक मृत्यु या अस्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख तथा अस्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना भी है, इसमें शामिल है, मुआवजा मिलता है। ठीक है, बाकी 2026-27 में हमने हथकरघा उद्योग के लिए कई सारी पहल की शुरुआत की थी, जैसे कि राष्ट्रीय फाइबर योजना। इसमें क्या था कि प्राकृतिक, मानव निर्मित और आधुनिक फाइबर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने करके कच्चे माल के आधार को मजबूत करना। दूसरा, वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना, दैट मीन्स की पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण, मशीनरी और प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा सामान्य परीक्षण प्रमाण केंद्रों हेतु पूंजीगत सहायता प्रदान करना, यह भी अपने आप में चर्चाओं में रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कई सारी चीजें रही हैं। और इसमें जैसे एक है आपका महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। इसमें क्या होता है, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण युवाओं और एक जिला एक उत्पाद का सशक्तिकरण इसमें इसके माध्यम से किया जाता है। वैश्विक बाजार संबंधों, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, कौशल विकास और गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दिया जाता है। आप लोग गांधी आश्रम के कपड़ों को कभी पहनिएगा, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं कपड़े, है ना, बहुत गजब होता है, लेटेस्ट, मजा आता है पहनने में। उसको पहनने का प्रयास जरूर कीजिएगा उसको कभी। अब आप बताइए, बजट के आधार पर ही प्रश्न पूछा है आपसे एग्जाम में, है ना, कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित किया गया है। केवल बड़े पैमाने के निजी कपड़े उद्योगों पर वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना, या खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और ओडीओपी को वैश्विक बाजार संबंधों, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुधार से जोड़ना। फिर बाकी सी और डी ऑप्शन बताइएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बी होगा क्या भाई, बिल्कुल सही बात है, बी वाला ही होगा अपने यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए टाइगर लाइटनिंग 2026 अभी क्या हुआ है हाल ही में, अमेरिका और किसके द्वारा, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास क्या हुआ है, टाइगर लाइटनिंग 2026 या टाइगर लाइटनिंग 2026 का शुभारंभ हुआ है। 13 दिन तक ये चला और यह अभ्यास 31 जुलाई 2026 तक सिलहट, बांग्लादेश के जालालाबाद छावनी में आयोजित किया जा रहा है। क्या किया गया अपने आप पे। ठीक है, टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभ्यास किसके मध्य है, आपका अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य में है। ठीक है, इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक और बांग्लादेश सेना, ठीक है, इसमें विशेष रूप से पैरा कमांडो ब्रिगेड के जवान हिस्सा लिए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रणनीतिक सैन्य सहयोग और कई सारी चीजों को, मतलब ऑपरेशनल जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कई बार कुछ ऑपरेशन चलाए गए तो आपस में हम जानकारी को साझा कर पाए अपने आप में। ठीक है, तो इन सब चीजों को मजबूत करने का इसका उद्देश्य है। और 2026 के इस संस्करण में मुख्य रूप से जंगल युद्ध, ठीक है, यानी कि जो जंगल में जो ऑपरेशन होता है, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सामरिक युद्ध हताहत देखभाल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, आप जानते होंगे कि यह पहली बार जो ये टाइगर लाइटनिंग जो अभ्यास है, पहली बार 2017 में जो इसको शुरू किया गया था। तो ये भी एक अपने आप में क्या है, खास बात है। पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश, हो सकता है कभी इसके बारे में पूछ लिया आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट टिक इसको लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए अब आप बताइए, अमेरिका एंड किस देश के बीच में टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू किया गया, बताइए। अगर आपको किसी प्रकार की कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या अगर आपको होती है तो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बांग्लादेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य में ही टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास किया गया है सिलहट में। ऑपरेशन विधि पालक, हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा राज्य भर में ऑपरेशन विधि पालक युवक, ठीक है, नामक एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यह अभियान 21 जुलाई 2026 से शुरू होकर के 10 अगस्त 2026 तक पूरे राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। कहेंगे सर जी ये तो बड़ा खतरनाक जो है ये है ऑपरेशन विधि पालक। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों जैसे कि छेड़छाड़ हो गया, पीछा करना आदि पर अंकुश लगाना और युवाओं को पॉक्सो अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट के तहत कड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना है। इसके अतिरिक्त पुलिस और साइबर सेल की टीमें छात्रों को बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी कॉल से बचाव की भी जानकारी दे रही हैं। तो ये अपने आप पे निश्चित तौर पर जो बेचारी लड़कियां होती हैं, क्योंकि आप जानते होंगे सड़क पर लड़कियों का चलना अपने आप पे दूभर हो जाता है। आप लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, कोलकाता, मुंबई, कहीं भी जाइए, आप देखिएगा लड़कियों पर छीटाकसी करना, उन पर गंदे भद्दे कमेंट्स करना, फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से परेशान करना। और लड़कियां कई बार डर की वजह से नहीं कह पाती हैं। कई बार लड़कियां इस वजह से भी नहीं कहती हैं कि अगर हम घर पे शिकायत करेंगे तो पापा जो हमें कोचिंग पढ़ा रहे हैं या हमें बाहर छोड़े हुए पढ़ने के लिए तो बुला लेंगे घर पे, इनसिक्योरिटी फील हो जाएगी। तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर, ऐसे घटिया लोगों पर, जो घटिया लड़के होते हैं या बहुत सारे जो लोग होते हैं, उन पर जो है सख्त कार्रवाई करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किसी की बहन या किसी की बेटी पर इस प्रकार की छीटाकसी या इस प्रकार का गंदे या भद्दे कमेंट्स ना करें। आप आपस में पति पत्नी हैं, वो एक आपका अलग मैटर, लड़िए झगड़िए, जो मन हो करिए। लेकिन जब आप किसी को नहीं जानते हैं और कोई बच्ची पढ़ने जाती है, आप वहां पर गंदे कमेंट्स करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो ये अपने आप में क्षमा योग्य तो मुझे तो नहीं लगता कि क्षमा योग्य होता है। ठीक है, तो ऐसे में इन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और पॉक्सो एक्ट इसके लिए है अपने आप पे। हालांकि कई बार पॉक्सो एक्ट का लोग गलत दुरुपयोग भी कर लेते हैं ना, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए, किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? असम, पंजाब, बिहार, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबूजी लोग? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार में शुरू किया गया। ठीक है, ऑपरेशन जल राहत ये क्या है? हाल ही में भारतीय सेना ने असम में भीषण मानसून बाढ़ के दौरान नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान ऑपरेशन जल राहत की शुरुआत की है। क्या आप जानते हो कि असम में बहुत तेजी के साथ जो है बारिश हुई और उसके बाद जो है बहुत विकट स्थिति देखने को मिली आपको। कहां पर? असम में। और असम में आप लोग क्या करिए, अपना अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि आपके छोटे से सहयोग की वजह से हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है आपका इंतजार कर रहा हो कि हाँ भाई कोई व्यक्ति हमें 10 रुपए का सहयोग करेगा। आप चाहे कमाते हो चाहे नहीं कमाते हो, ठीक है, 150 रुपए जो है आप आराम से निकाल करके आप जो है सीएम राहत कोष से लेकर के अलग जो एनजीओ आज होते हैं वहां पर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप आराम से जाएं तो ऐसा योगदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं ना। इंसानियत अपने भीतर रखिए, नहीं तो इंसानियत नहीं रखिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। पत्थरों में तो भगवान हमें दिख जाते हैं, लेकिन इंसानों में इंसान नहीं दिखते हैं। ये दिखना चाहिए। हम पत्थर पूजते हैं क्या मान करके कि इसमें ईश्वर हैं, भगवान हैं। हम मज़ारों पर जाते हैं इसलिए यहाँ पर जो है अल्लाह होंगे या किसी की मज़ार बनाई जाती है ना। हम जो है मक्का मदीना जाते हैं, हम अयोध्या जाते हैं, हम वाराणसी जाते हैं। हम ईसाई हैं तो हम अपने चर्च जाते हैं, ठीक है। सिख धर्म के हैं तो हम गुरुद्वारे जाते हैं। तो वहाँ पर कोई रियल कोई मूर्ति या कोई ऐसी चीज़ मतलब रियल रूप में नहीं होती, सजीव रूप में नहीं होती है। हम मानते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास वहाँ पर होता है। गुरुद्वारे में हमारा विश्वास होता है, मज़ारों पर हमारा विश्वास होता है, मंदिरों में विश्वास होता है, हमारा चर्च में विश्वास होता है। तो जब आप इन चीज़ों पर आप विश्वास कर सकते हैं तो आपको इंसान के भीतर इंसानियत का जो भाव है वह भी रखना चाहिए। हाँ कि मैं इंसान हूँ तो मेरे अंदर इंसानियत है। और अगर आप इंसान होकर के भी अपने भीतर इंसानियत नहीं पनपने देते हैं तो फिर आप जानवर से भी बदतर स्थिति में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। और दुख में भी जो न घबराए उसे इंसान कहते हैं ना। कहते हैं ना कि पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया, है ना। कहीं राह चल रहे हैं आप और राह चलते चलते कहीं कोई दिन दुखिया को दिख गया, कोई गरीब दिख गया। वास्तव में ऐवी जो घूम रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो वास्तव में आपको गरीब दिखता है ना, तो कहते हैं ना कि पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया और मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, है ना। जब भी आप रास्ते में जा रहे हो तो कोई भी दिन दुखिया आपको लगता है, जिसको लगता है कि हाँ वास्तव में इसको मदद की आवश्यकता है,
आपके पास जो कुछ भी मिले आपके पॉकेट में, आप उसको उसका सहयोग करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, है ना। देखिए, अगर आप किसी को 10 रुपया देंगे तो 100 रुपया आपको मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हालांकि इस भाव के साथ सेवा नहीं करनी कि हमको मिलेगा, आपको इस भाव के साथ सेवा करनी है कि हाँ, ये मेरा कर्तव्य है। और यही क्या है, ह्यूमैनिटी है, यही हमारे संस्कार है, हमारे कल्चर है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या हुआ है कि जो वहां पर बाढ़ आदि आई हुई है, उसमें खास करके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि से ऊपरी असम के कई जिले डूब गए अपने आप में। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के अंतर्गत रेड शील्ड डिवीजन के बाढ़ राहत टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खराब स्थिति है। महाराष्ट्र में भी स्थिति खराब है अपने आप, आसाम में ज्यादा खराब है। सेना ने स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ आप जानते होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक रिलीफ फंड और जो रिलीफ फोर्स होता है, एसडीआरएफ अपने आप में, और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर के शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और चिकित्सा शिविर लगाए गए और राहत सामग्री का वितरण किया गया अपने यहाँ पे। तो आप एग्जाम में ना बाढ़ पर खूब सारे प्रश्न आते हैं अलग से लिखने के लिए। बाढ़ पर आपके एग्जाम में क्या आता है, निबंध भी आता है लिखने के लिए, और मुख्य परीक्षा में अर्थात मेंस में भी यहाँ पर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो और प्री में भी पूछा जाता है कि भाई क्या क्या हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो आपदाएं होती है ना, आपदा पर जो प्रश्न आता है, और आपदा आप जानते होंगे, आपदा 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपने आप पे कैसी आपदा, प्राकृतिक आपदा, है ना, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बादल का फटना आदि ये होता है। और एक होता है कृत्रिम आपदा, जैसे किसी कंपनी में कोई गैस लीक हो गई या कुछ ऐसा मैटर हो गया, तो कृत्रिम आपदा के अंतर्गत आता है अपने आप पे, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है, डिजास्टर ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके लिए जो है आप जानते होंगे एक एनडीआरएफ की टीम होती है, एनडीआरएफ होता है, एक होता है एसडीआरएफ होता है, ठीक है, एसडीआरएफ होता है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, एक होता है डीडीआरएफ, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ये अपने आप पे। एनडीआरएफ जो होता है अपने आप में, इसके कोच या हेड एक तरीके से आपके प्रधानमंत्री होते हैं, फिर बाकी के राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री के अंडर में कार्य करता है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें कार्य करता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इससे ये सब आपके एग्जाम में खूब बनता है आपके प्रश्न, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। सिंपल सी बात, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है, बताइएगा कमेंट करके मुझे यहाँ पर प्लीज आप लोग आंसर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर हमारे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप किसी भी कोर्स में अगर आपको इन्वॉल्व होगा तो उस कोर्स का नाम लिख करके आप हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है, या भी सीधे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन दिए गए नंबरों के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो आज के बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।